इस मूवी में कॉन्ग और गॉडजिला अपनी दुश्मनी खत्म कर देते हैं और स्कार किंग और सबसे ताकतवर फ्रोजन मास्टर को हराने के लिए एक टीम बन जाते हैं। वो इन चैलेंजेस से किस तरह डील करते हैं, ये सब कुछ हम इस मूवी में जान पाएंगे। इस मूवी का स्टार्ट कॉन्ग और कुछ थर्स्टी हाउंड्स ऑफ टाइटंस के दरमियान फाइट को दिखाते हुए होता है, जहाँ कॉन्ग एक एक करके उन हाउंड्स को मार रहा था। वो अपने जोरदार पंच से एक हाउंड की पसलियों को तोड़ रहा था और वो कुछ हाउंड्स का रास्ता ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण वो नीचे गिरने लगते हैं। इसके बाद कॉन्ग उस जगह को लकड़ी के एक बहुत बड़े टुकड़े से रोन देता है और उनके एक साथी को दो टुकड़ों में चीरकर उनकी करेज को तोड़ देता है और उसके ब्लड को अपने ऊपर गिरा लेता है ताकि बाकी के हाउंड्स अपने भयानक अंत को देख सकें। और कॉन्ग का ये कदम उनकी रगों में खून को कपकपा देता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। टाइटंस के खून से खुद को साफ करने के बाद वो अपना खाना अपने ठिकाने पे ले आता है। कॉन्ग अपना मील खत्म करने ही वाला था कि तभी उसके दांत का दर्द उसके इस काम में रुकावट डाल देता है और वो इसके लिए कर भी कुछ नहीं सकता था, जिसके कारण उसकी अपने खाने को प्रोटेक्ट करने की शक्ति भी वीक हो जाती है। इसलिए क्रोकोडाइल उस वुल्फ की डेड बॉडी चोरी कर लेता है और कॉन्ग उसे रोक भी नहीं पाता। ये देखकर एक मिनी फ्रॉग उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर एलिन को देखते हैं, जो कि मोनार्च की साइंटिस्ट थी और वो यहाँ गॉडजिला और कॉन्ग की टेरिटरीज के बारे में बात कर रही थी। कॉन्ग और गॉडजिला के मेका गॉडजिला को हराने के 3 साल बाद वो दोनों अपनी अपनी लाइफ जी रहे थे। कॉन्ग अब एक स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटंस के तौर पे हॉलो अर्थ में रहता था, जो कि अर्थ के नीचे एक एंशिएंट दुनिया थी, जबकि गॉडजिला मैनकाइंड के प्रोटेक्टर के तौर पे अर्थ सरफेस पे रहता था। अपनी एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद इलाइन यहाँ ये एक्सप्लेन कर रही थी कि कॉन्ग अपनी फैमिली का आखिरी बचा हुआ मेंबर है, जो कि अभी तक अपनी फैमिली को ढूंढने में सफल नहीं हो सका था, जिसे वो इतने टाइम से तलाश कर रहा था। इलाइन यहाँ ये भी एक्सप्लेन करती है कि कॉन्ग और गॉडजिला तब तक एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे जब तक कि वो एक दूसरे की टेरिटरी को डिस्टर्ब नहीं करते। वो इस बात पे भी जोर देती है कि लोग खुशकिस्मत हैं कि उन्हें कॉन्ग और गॉडजिला मिले हैं, क्योंकि इन ताकतवर टाइटंस के कारण ही इंसान खत्म होने से सुरक्षित थे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर इलाइन और मोनार्च की टीम को गॉडजिला की टेरिटरी से कुछ सिग्नल्स रिसीव होते हैं और ये हाई मोमेंटम स्पाइक्स पहले कभी भी रिकॉर्ड नहीं की गई थी, इसलिए मोनार्च टीम को इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद सीन इलाइन की अडॉप्टेड डॉटर जिया की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि एक स्पेशल एजुकेशन स्कूल में पढ़ती थी। यहाँ क्लास में बैठे हुए उसकी आंख लग जाती है। असल में जिया कोई नॉर्मल चाइल्ड नहीं थी, बल्कि वो एक ब्लेस्ड बच्ची थी, जिसके कारण उसे विजन्स आने लगे थे। जिया उन्हें एक पेपर पे ड्रॉ कर लेती है। उसकी टीचर ये देखकर उसकी लापरवाही को दोषी मानती है और इस चीज को डिस्कस करने के लिए इलाइन को बुलाती है। इलाइन जब उन पेंटिंग्स को देखती है तो उसे रियलाइज हो जाता है कि वो ड्राइंग्स रेडिएटर से मिलने वाली स्पाइक्स से मैच कर रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि जिया आइवी ट्राइब की लास्ट चाइल्ड थी। तो हो सकता है कि उसकी ड्राइंग और विजन्स कुछ अनयूजुअल चीजों को प्रिडिक्ट कर रहे हों। आइवी ट्राइब की मजीद इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चलता है कि एक भयानक तूफान ने आइवी ट्राइब को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिनमें सिर्फ जिया बच पाई थी, जिसे डॉक्टर इलाइन ने रेस्क्यू किया था, जिसने एक बार फिर से डिस्टर्बिंग विजन्स देखना शुरू कर दिए थे और वो हॉलो अर्थ में कॉन्ग से मिलने को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थी। डॉक्टर इलाइन उसे वहाँ ले जाने का सोच रही थी, क्योंकि जिया के विजन लगातार कुछ इनकंसिस्टेंट चीजों को जाहिर कर रहे थे। इससे डॉक्टर इलाइन अपने पुराने दोस्त बर्नी से मिलती है और उसे ड्राइंग्स दिखा के उससे हेल्प मांगती है। बर्नी, जो कि कभी उसका कुलीग हुआ करता था, वो इलाइन को बताता है कि उसे लगता है कि ये सिग्नल्स किसी टाइटन से नहीं बल्कि कुछ इंसानों से ओरिजिनेट हुए हैं और यही चीज वो ड्राइंग्स भी प्रिडिक्ट कर रही थी। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इंसान हॉलो अर्थ में जाके इन सिग्नल्स को जनरेट कर सकते हैं। इलाइन को हर हाल में ये पता लगाना था कि वो अपनी बेटी की हेल्प कैसे कर सकती है और तभी उसे गॉडजिला की मूवमेंट का नोटिफिकेशन रिसीव होता है, जो कि 1 साल की नींद के बाद अब जाग गया था और इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ कॉन्ग भी मोनार्च की पोस्ट तक पहुंच जाता है और दर्द के मारे वो वहीं लेट जाता है। जिया जब ये नोटिस करती है तो वो कॉन्ग के दांत के दर्द के बारे में बताती है, इसलिए मोनार्च कॉन्ग को एनेस्थेटिक इंजेक्ट करने के बाद ट्रेपर नाम के बंदे को कॉन्ग की पेन को हैंडल करने का टास्क देती है और टाइटंस को हैंडल करने की एबिलिटी में एक्सपर्ट होने के कारण ट्रेपर आखिरकार कॉन्ग के इन्फेक्टेड टीथ रिप्लेस कर देता है और उनकी जगह सॉलिड मेटल से बने हुए नकली दांत लगा देता है, जिससे कॉन्ग आखिरकार अपने दांतों के दर्द से छुटकारा पा लेता है। कॉन्ग की जब आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि पेन अब पूरी तरह से जा चुकी थी। इसके बाद वो जिया से साइन लैंग्वेज में बात भी करता है, जिससे ये बात साफ जाहिर थी कि वो एक दूसरे को समझ पा रहे थे। तभी वहाँ पे बर्नी भी आ जाता
है और एलाइन को स्पाइक्स के बारे में इन्फॉर्म करता है। वो यहाँ ये प्रिडिक्ट करता है कि स्पाइक्स की वेरिएशंस ये बता रही हैं कि हॉलो अर्थ से कोई उन्हें हेल्प के लिए बुला रहा है। ये सुनकर डॉक्टर एलाइन फौरन से एक्सपर्ट की एक टीम को इकट्ठा करने का डिसाइड करती है ताकि वो उन सिग्नल्स का सोर्स तलाश कर सके। जिया भी उनके साथ जाने की जिद करती है, जिसके लिए एलाइन मान जाती है और वो लोग हॉलो अर्थ की तरफ अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं, जिनमें डॉक्टर एलाइन और जिया के साथ बर्नी, ट्रैपर और उनका एक और साथी शामिल थे। साथ ही कॉन्ग भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है क्योंकि वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका था और वो एक ड्राइविंग होल में चले जाते हैं जहाँ से हॉलो अर्थ स्टार्ट होती थी। असल में वो एक रेडिएशन बॉक्स था जो कि थ्रिल्स और एडवेंचर से भरा हुआ था और तेज झटकों के बाद फ्लाइंग मशीन उस जगह पहुंच जाती है और उन्हें रोलर कोस्टर राइड देती है। एलाइन और उसकी टीम जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती है तो उन्हें वहां मोनार्च की आउटपोस्ट मिलती है जो कि टाइटन्स के अटैक्स के कारण डैमेज हो चुकी थी। एलाइन की टीम पोस्ट के करीब एक बहुत बड़ा हथेली का निशान देख के हैरान हो जाती है, जिसका मतलब ये था कि एक और खतरा उनका वेट कर रहा था। दूसरी तरफ कॉन्ग फौरन से अपनी एक्स उठा लेता है और अपनी टेरिटरी की सिक्योरिटी को चेक करने लगता है, लेकिन इस इंस्पेक्शन के दौरान कॉन्ग एक्सीडेंटली एक हिडन एरिया में एंटर हो जाता है जहां उसके ही स्पीशी का एक छोटा बच्चा मिलता है जिसका नाम सुको था। कॉन्ग उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी उंगली पे काट लेता है, इसलिए कॉन्ग उसे उठा के दूर फेंकता है। सुको के एल्डर्स को भी कॉन्ग के वहां होने का पता चल चुका था, इसलिए वो अपनी माइटी पावर को यूज करते हुए उस पे अटैक कर देते हैं, लेकिन कॉन्ग उन्हें अपने जोरदार पंचेस से नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है और उनकी काफी ज्यादा पिटाई करता है। लेकिन फिर वो उनमें से एक को नीचे गिरने से भी बचाता है, लेकिन ऊपर आते ही वो कॉन्ग पे अटैक कर देता है, इसलिए कॉन्ग अब उसे खुद ही पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद वो गुस्से में उस बेबी मंकी को यूज करके बाकी सबकी पिटाई लगाता है क्योंकि वहाँ किसी ने भी उसके फ्रेंडली जेस्चर्स की रिस्पेक्ट नहीं की थी। बेबी मंकी जो कि इस दौरान छुप गया था, कॉन्ग उसे बाहर निकालता है और उसे अपने एल्डर्स के पास ले जाने के लिए थ्रेटेंड करता है। दूसरी तरफ डॉक्टर एलाइन को तहखाने की गहराई से कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, इसलिए वो शिप को वहाँ ले जाने का ऑर्डर देती है जहाँ उनकी लैंडिंग तो काफी स्मूथ थी, लेकिन उस क्रेजी लैंड को देख के वो काफी ज्यादा डरे हुए थे और तभी अचानक से एक फ्लैशी प्लांट उनके पायलट को निगल लेता है। ये देखकर सब लोग अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। इसी दौरान वो बर्नी को भी काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो किसी रैंडम प्लांट का भोजन नहीं बनना चाहता था, लेकिन बाकी लोग हिडन सीक्रेट्स को ढूंढने के लिए मोटिवेटेड थे। दूसरी तरफ मोनार्च अभी भी गॉडजिला की बेतुकी मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे और उन्हें इसकी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। हालांकि ये बात साफ जाहिर थी कि वो पानी में डूब रहा था ताकि वो कुछ मेगा टाइटन्स से फाइट कर सके। दूसरी तरफ जिया को एक छुपी हुई ह्यूमन सिविलाइजेशन की बिल्डिंग मिलती है, जिसे देख के उन्हें पता चलता है कि ये जगह उनके पैदा होने से भी कई साल पुरानी है। साथ ही उन्हें वहाँ एक दीवार पे मदर ऑफ टाइटन का निशान भी मिलता है। वो लोग जब उस जगह के सीक्रेट्स को जानने के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे तो जिया को एक शाइनी बग से हिंट मिलता है और वो एक और मिस्टीरियस जगह की तरफ जाने वाले रास्ते को एक्टिवेट कर देती है जो कि एक ट्रांसलूसेंट शील्ड से कवर था। वो जैसे ही उसमें एक होल करते हैं तो एक स्पार्कलिंग लाइट की रोशनी उनकी आंखों को चकाचौंध कर देती है, जिसके बाद वो उस शानदार हेवनली प्लेस में एंटर हो जाते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग बेबी मंकी को फॉलो कर रहा था ताकि वो अपनी फैमिली को ढूंढ सके, लेकिन उसका वो शरारती दोस्त उसे एक और जायंट टाइटन की टेरिटरी में ट्रैप कर देता है जो कि स्नेक जैसा दिखने वाला एक पानी का क्रिएचर था और वो अपने तेजधार दांतों से कॉन्ग पे अटैक कर देता है, लेकिन एक शिकारी होने की उसकी एबिलिटी के कारण कॉन्ग उस स्नेक को मारने में कामयाब हो जाता है और उसे अपना भोजन बना लेता है, जिसके बाद वो उस छोटे मंकी को टीज करता है ताकि इस बार वो उसे ठीक तरह से गाइड करे और इसके लिए वो वाटर टाइटन का एक टुकड़ा लिटिल मंकी को भी खाने के लिए देता है, जिसकी वजह से कॉन्ग के लिए उसका दिल सॉफ्ट हो जाता है और बगैर किसी डर के उसके करीब बैठ जाता है। दूसरी तरफ गॉडजिला एक और ग्लिटरी टाइटन की टेरिटरी में पहुंच चुका था और उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। गॉडजिला के लिए उसे हराना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि उसकी चार्ज पावर काफी ज्यादा शक्तिशाली थी। वो बड़ी बेरहमी से उसे उसके शरीर से अलग कर देता है और उसके मुंह के थ्रू हाईली एनर्जेटिक एटॉमिक रेडिएशंस एक्टिवेट करता है, जिससे उस मॉन्स्टर के कई टुकड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ एलाइन और उसके साथियों को जंगल के कुछ लोग घेर लेते हैं और उन्हें होस्टेज बना के अपनी जगह पे ले आते हैं जो कि जेमस्टोन्स और एंशिएंट सिविलाइजेशन से बनी थी। हालांकि वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन फिर भी वो उनसे फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, पर जल्द ही उनकी क्वीन जिया का हाथ पड़ती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि जिया उन्हीं में से है और जिया भी उन लोगों के साथ खुद को कनेक्टेड फील कर रही थी, यानी कि वो लोग आइवी ट्राइब का हिस्सा थे और वही लोग जिया
को यहाँ बुलाने के लिए सिग्नल्स भेज रहे थे। क्वीन अब उन्हें एक डार्क रूम में जाने देती है जो कि शाइनी लिक्विड से चमक रहा था। उस रूम की दीवारें कई हजार साल पुरानी थी और उन पे एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन की बाकियात मौजूद थी। वो यहाँ ये रिवील करते हैं कि हॉलो अर्थ और सरफेस अर्थ के लोग मिलजुल के रह रहे थे, जबकि एप्स ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के जिम्मेदार थे। लेकिन फिर एक दिन एक फ्यूरियस जायंट एप सरफेस वर्ल्ड को जीतने के लिए दुनिया के बीच लड़ाई शुरू कर देता है। उस जायंट एप का नाम स्कार किंग था और वह अभी भी बाकी एप्स पे रूल करता था। दूसरी तरफ कॉन्ग भी उस जगह पहुंच जाता है जहां उससे मिलते जुलते दोस्त लेबर वर्क कर रहे थे। वो सब स्कार किंग के रूल में रह रहे थे और उसी का ऑर्डर फॉलो करते थे। कॉन्ग यहाँ एक बार फिर से एक बूढ़े एप को बुलिस से बचाता है और इस बहादुरी के कारण वो उन सब का दिल जीत लेता है। लेकिन असल शक्ति अभी भी डोमिनेंट थी और वो शक्ति थी स्कार किंग, जो कि अपनी सिग्नेचर वॉक से इधर उधर घूम रहा था। स्कार किंग यहाँ बेबी मंकी को पनिश करने के लिए उसके डैड को मार डालता है क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर को उनकी टेरिटरी में ले आया था, जिसकी वजह से स्कार किंग और कॉन्ग में फाइट होने लगती है और स्कार किंग अपने खतरनाक वेपन से कॉन्ग पे अटैक कर देता है। लेकिन कॉन्ग उसे अपने हाथ से ही रोक लेता है। स्कार किंग का वेपन बजाहिर एक ऐसी चेन थी जो कि एप की स्पाइन से बनी थी। यहाँ वो दोनों एक दूसरे पे काफी जबरदस्त अटैक्स करते हैं, लेकिन कॉन्ग आखिरकार स्कार किंग को हराने में कामयाब हो जाता है। इसलिए स्कार किंग अपनी हार का बदला लेने के लिए अपने एक पेट शीमो को बुलाता है, जो कि आइस की शक्ति वाला टाइटन था और स्कार किंग उसे कंट्रोल करने के लिए एक क्रिस्टल को यूज कर रहा था। शीमो यहाँ अपनी बर्फीली सांस से कॉन्ग पे अटैक करने में कामयाब हो जाता है। बेबी मंकी जब ये देखता है कि कॉन्ग वीक हो रहा है तो वो उसे एक केव की तरफ इशारा करता है, जहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। लेकिन स्कार किंग के साथी अभी भी उनका पीछा कर रहे थे ताकि वो उन्हें मार सके। और जब वो कॉन्ग को एक जगह ट्रैप कर लेते हैं तो लिटिल मंकी इस मौके का फायदा उठाते हुए उन पे पत्थरों की बारिश कर देता है और कॉन्ग को बचाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर एलाइन उस दीवार पे मौजूद स्क्रिप्चर्स को देख के ये रिवील करती है कि गॉडजिला असल में स्कार किंग और शीमो से फाइट करने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। लेकिन उन्हें पता था कि गॉडजिला अपनी पावर से दुनिया के एंशिएंट टाइटन्स को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि शीमो जो कि स्कार किंग का पेट था वो इस टाइम दुनिया का सबसे पावरफुल टाइटन था, जिसकी वजह से उन्हें डेड गॉडेस मोंथरा को जगाना था और ये काम सिर्फ जिया ही कर सकती थी, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हुए एंशिएंट आइवी ट्राइब से थी। इसलिए वो रिचुअल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ गॉडजिला ऐसी जगहों से आगे बढ़ रहा था जहाँ हाई क्वालिटी प्लाज्मा और रेडिएशंस थी, ताकि वो उन पावर्स को एब्सॉर्ब कर सके। इधर आइवी ट्राइब कॉन्ग को जल्द से जल्द यहाँ पहुँचने में हेल्प कर रहा था, क्योंकि आने वाली वार में उसकी भी जरूरत थी। इसलिए वो एक पोर्टल ओपन करते हैं जहाँ से इंजर्ड कॉन्ग और उसका नया दोस्त आइवी ट्राइब की टेरिटरी में एंटर हो जाते हैं और रेस्ट करने लगते हैं। स्कार किंग के बच जाने वाले एक साथी ने कॉन्ग और लिटिल मंकी को आइवी ट्राइब की टेरिटरी में एंटर होते हुए देख लिया था, इसलिए वो फौरन जाके उसे इस बारे में इन्फॉर्म करता है, जिसकी वजह से वो गुस्से से पागल हो जाता है और कॉन्ग से फाइट के लिए अपने प्यारे पेट शीमो के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ कॉन्ग जो कि बुरी तरह से घायल था वो जिया को अपने जख्मों के बारे में इन्फॉर्म करता है। दूसरी तरफ हम गॉडजिला को देखते हैं जो कि अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और काफी ज्यादा रेडिएशंस एब्सॉर्ब करने के कारण उसकी पीठ पे पिंक स्प्लिंटर्स भी उगाते हैं। दूसरी तरफ ट्रैपर कॉन्ग के इंजर्ड हाथ में एक स्पेशल ग्लव पहना देता है, जो कि उनका एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था और कई सालों के हार्डवर्क के बाद उसे बनाया गया था। और उस इलेक्ट्रॉनिक ग्लव को पहनते ही न सिर्फ कॉन्ग अपनी इंजरी से रिकवर हो जाता है, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गया था और स्कार किंग से फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन इसके लिए पहले उसे गॉडजिला की जरूरत थी, इसलिए वो इजिप्ट में अर्थ सरफेस से बाहर आ जाता है और चिल्ला के गॉडजिला को बुलाने लगता है। गॉडजिला भी उसे उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है और पब्लिक प्लेसेस को तोड़ता हुआ इजिप्ट पहुंच जाता है। दूसरी तरफ आइवी ट्राइब के लोग भी रिचुअल के लिए अपनी एक पवित्र जगह पे पहुंच जाते हैं। जिया ऊपर जाती है और उस इनविजिबल शीट को टच करती है जहां मोंथरा सो रही थी, जिसमें वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती है, जिससे आखिरकार मदर ऑफ टाइटन्स जाग जाती है। इसके बाद आइवी ट्राइब वहां एक पोर्टल क्रिएट करता है, जिससे मोंथरा जिया को लेकर अर्थ सरफेस पे पहुंच जाती है, जहां कॉन्ग गॉडजिला से फाइट कर रहा था। कॉन्ग उसे स्कार किंग के खतरे के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसकी पिटाई करना जारी रखता है। कॉन्ग कुछ देर तो गॉडजिला का ये रूड बिहेवियर बर्दाश्त करता है, लेकिन फिर वो भी उस पर अटैक कर देता है और ये फाइट तब तक जारी रहती है जब तक कि वहाँ मोंथरा नहीं पहुँच जाती। वो उनकी फाइट रुकवाती है और उन्हें आने वाले खतरे के बारे में बताती है। इधर आइवी ट्राइब पोर्टल को बंद करने ही वाला था ताकि स्कार किंग उसमें से ना गुजर सके, लेकिन स्कार किंग सब कुछ डिस्ट्रॉय करके वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद वो आइवी
आईवी ट्राइब से फाइट करना स्टार्ट कर देता है और इस दौरान उसे अर्थ सरफेस तक पहुंचने के लिए एक रास्ता भी मिल गया था। लेकिन ट्रैपर अपनी स्किल्स को यूज करते हुए स्कार किंग और उसके साथियों की मूवमेंट्स को स्लो डाउन कर देता है। इसलिए कुछ ही देर में कॉन्ग और गॉडजिला भी आईवी ट्राइब की टेरिटरी में पहुंच जाते हैं और फौरन से स्कार किंग और उसके साथियों से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। गॉडजिला यहाँ शिमो से फाइट करने लगता है, जबकि कॉन्ग जो कि पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका था वो स्कार किंग की पिटाई करने लगता है। वो पोर्टल में एक दूसरे का पीछा करते हुए फाइट कर रहे थे। बेबी मंकी भी इस फाइट में उनकी हेल्प कर रहा था। इधर शिमो फ्रीजिंग स्टॉर्म से गॉडजिला पे अटैक करने ही वाला था कि तभी मोंत्रा वहाँ आके उसे बचा लेती है। लेकिन ये फाइट उस टाइम अफरा तफरी में बदल जाती है जब वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाती है, क्योंकि इस दौरान आईवी ट्राइब का स्पेशल क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो गया था। इसलिए वो पोर्टल में गिर जाते हैं और सबके सब अर्थ पे पहुंच जाते हैं। जहाँ स्कार किंग अभी भी रूल करना चाहता था, वो अपने पेट को सूरज की एनर्जी एब्सॉर्ब करने का कहता है ताकि ये दुनिया फ्रीज हो जाए। जिसके बाद वो आइस स्टॉर्म से ब्राजील की बीचेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन गॉडजिला उनके प्लान्स को इंटरप्ट कर देता है और उस पे खतरनाक अटैक करता है, जिससे उसके दांत टूट के गिर जाते हैं। ये देखकर कॉन्ग उस पे हंसने लगता है। इसी के साथ ही उन मॉन्स्टर्स में खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो पूरा शहर ही डिस्ट्रॉय होने लगता है। शिमो एक बार फिर आइस अटैक से कॉन्ग के हाथ को फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उस पे लेजर से अटैक करके ऐसा करने से रोक लेता है। इधर बेबी मंकी अभी भी हॉलो अर्थ में था, लेकिन वो किसी तरह करके कॉन्ग का वेपन अर्थ सरफेस पे लाने में कामयाब हो जाता है। कॉन्ग इधर स्कार किंग के वेपन पे मौजूद स्पार्कलिंग डायमंड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था और खुशकिस्मती से लिटिल मंकी वहाँ टाइम पे पहुँच के उसे कॉन्ग की एक्स से डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है, जिससे स्कार किंग की सारी शक्ति खत्म हो जाती है और कॉन्ग उसे उठा के इधर उधर फेंकने लगता है। शिमो जो कि अब फ्री हो चुका था, उसके ही आइस अटैक से स्कार किंग मारा जाता है और कॉन्ग उसकी एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिससे अर्थ सरफेस एक बार फिर से नॉर्मल हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया को उसके ट्राइब के साथ रहने की एडवाइस की जाती है, जो कि अपने लोगों से इतने सालों बाद मिलने के कारण काफी ज्यादा खुश थी। जबकि इधर कॉन्ग अपनी टेरिटरी का नया एम्परर बन जाता है, जिसने अपने लोगों को स्कार किंग के जुल्म से आजाद करवा लिया था। जबकि शिमो और बेबी मंकी अब उसके साथ ही थे। साथ ही गॉडजिला को एक जगह मिल जाती है जहां वो 1 साल के लिए सो जाता है और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।